नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द BITN पर। और हम लोग यहां पर देखने वाले हैं JPSC के एक इम्पॉर्टेंट पेपर 2 के एक इम्पॉर्टेंट JPSC मैंने गलत लिख दिया। ये JPSC के पेपर 2 का एक जो टॉपिक है जिसमें कि 10 मार्क्स आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स यानी, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तो आधा घंटा लगेगा। की पॉइंट्स मैं लिख करके रखता हूँ और उनके साथ हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ कि पेपर 2 में अगर आप देखेंगे तो झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण जो एम भाग का जो लिखा हुआ है पेपर 2 में सिलेबस, उसके बारे में है। ये वही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन झारखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए वो देखेंगे आप लोग कि पाँच क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं 10 नंबर का। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन झारखंड। फॉरेस्ट के बारे में अगर देखें तो फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2019 में आई, जिसमें 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि झारखंड में टोटल फॉरेस्ट कितना है, तो वो 23,611 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट का है झारखंड में। और ये कुल लैंड जो झारखंड में कुल ज़मीन है, कुल भूमि है, झारखंड का पूरा जो लैंड है उसका कितना परसेंट है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली आप याद रख सकते हैं 30%। लेकिन उसमें लिखा गया उस रिपोर्ट में कि 29.6% है। आप 30 याद रखें, वो आसानी होगी। ये एक्चुअली डेटा PY जहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखे, समझिए प्रीवियस ईयर में वो आया हुआ सवाल है। आगे चलते हुए देखते हैं। अच्छा, ये 30% तो झारखंड के लैंड का है, लेकिन 3.3% टोटल इंडिया के फॉरेस्ट का ये परसेंटेज है। अगर झारखंड के फॉरेस्ट की बात करें तो वो टोटल इंडिया का जितना फॉरेस्ट है उसका 3.3% सिर्फ झारखंड में है। झारखंड 10th पोजीशन में है फॉरेस्ट के मामले में, जंगल के मामले में। तो झारखंड का बहुत बुरा हालत नहीं है फॉरेस्ट के मामले में और बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो ये अच्छा ही पोजीशन है एक। लेकिन हमारा भारत सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड में या फिर स्टेट में 33% क्या होना चाहिए, टोटल फॉरेस्ट का लैंड होना चाहिए, या फिर फॉरेस्ट होना चाहिए 33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ दैट स्टेट। तो हम लोग अभी उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी लॉन्च होती हैं योजनाएं, बहुत सारे स्कीम्स निकाले जाते हैं सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर की बात करें, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग और आगे बढ़ते चलेंगे। अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर एरिया वाइज हम लोग देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है किसी डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट के लिए, तो वो क्या है, वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम का एरिया जो है, वेस्ट सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 3366 मतलब 3,366 किलोमीटर स्क्वायर एरिया सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट का है। उसके बाद कौन आता है, तो लातेहार, इसमें 2400 आप रफली याद रखें, 2400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है। फिर आता है चतरा, 1777, 1777, इसको याद रखना आसान है। 1777 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो होता है वो सिर्फ फॉरेस्ट का आता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है एरिया वाइज, वेस्ट सिंहभूम, फिर लातेहार, फिर चतरा। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें कि मान लो कि परसेंटेज वाइज अगर हम लोगों को देखना है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरिया किसी एक डिस्ट्रिक्ट, मान लो इतना बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसमें अगर ये इस डिस्ट्रिक्ट में कितना घेर के रखा है फॉरेस्ट का लैंड, उसको देखना है अगर हमें, तो वो हो जाता है लातेहार। मतलब लातेहार में आधा से ज़्यादा एरिया जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट का, वो 56% लगभग, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से ढका हुआ है। चतरा उसके बाद आता है, चतरा उसमें 47.8% और वेस्ट सिंहभूम 46.6%। कुछ नहीं करना है आपको, एरिया वाइज वाला याद रख लिए हैं। सबसे बड़ा वेस्ट सिंहभूम, सबसे ज़्यादा एरिया किस में है, जंगलों का, तो वेस्ट सिंहभूम में, फिर लातेहार, चतरा में। यहाँ से वेस्ट सिंहभूम को उठाइए और यहाँ पर ला के पटक दीजिए, बस नीचे सबसे नीचे कर दीजिए, तो लातेहार, चतरा और वेस्ट सिंहभूम इस तरह से बनता है परसेंटेज वाइज में। अगर आगे देखते हुए हम लोग लोवेस्ट एरिया की बात करें तो लोवेस्ट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है एरिया वाइज अगर देखें तो जामताड़ा सबसे कम है, फिर देवघर, फिर धनबाद, देवघर, जामताड़ा। सबसे कम किसका, जामताड़ा सबसे, उसके बाद देवघर का, फिर धनबाद का। परसेंटेज वाइज में भी सेम है, इसको अलग से याद नहीं रखना है। जामताड़ा का 5.5%, देवघर का 8.2% और 10.4% एरिया जो होता है वो धनबाद का है। जामताड़ा का कुल एरिया अगर हम लोग देखना चाहें तो लगभग 100 किलोमीटर, याद रखिए आप। जामताड़ा सबसे कम फॉरेस्ट एरिया किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो कितना है, 101 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद देवघर आता है, फिर धनबाद आता है।
फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो 2019 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का जो टारगेट होता है वो हर एक स्टेट में कितना रखने का है फॉरेस्ट, तो 33% का, लेकिन हमारे पास कितनी है 30%। तो बहुत बुरा हाल नहीं है। 33 को अचीव करने के लिए हम लोग के सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाती हैं, बहुत ज़्यादा स्कीम्स निकालती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हिस्ट्री अगर देखेंगे, हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो झारखंड में अप्रॉक्सीमेटली 95% वेयर फॉरेस्ट ओनली, इतना का ज़मीन सिर्फ था जो फॉरेस्ट ही था। 95% एरिया मतलब लगभग समझ लो पूरा झारखंड ही फॉरेस्ट था। झारखंड नाम भी इसी तरह से है कि यहाँ पे जंगलों का बहुमूलता के कारण इसका नाम इस तरह का रखा गया है। लेकिन बाद में धीरे धीरे सभ्यताएं बनी, विकास हुआ, खेतीबाड़ी के लिए जंगलें कटी, औद्योगिक कारखाने, इंडस्ट्रीज़ लगे, तो ये धीरे धीरे कम होता गया। अब इसी रिपोर्ट के हिसाब से, कौन सा, फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2019 के हिसाब से 33% टारगेट जो बोला गया है भारत सरकार के द्वारा कि इतना टारगेट होना चाहिए हर एक स्टेट में लैंड का, इतना रखना चाहिए हमें। तो इसको अचीव करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है हर विलेज में, सभी विलेज में। और ये कमेटीज़ की अगर नंबर देखें हम लोग तो वो कमेटी कितना हो गया है, तो 10,000 से भी ज़्यादा कमेटीज़ बन चुकी हैं इसको अचीव करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस जगह का एरिया नहीं है। हाँ, यहाँ पर आते हैं हम लोग। फॉरेस्ट कैटेगरी की अगर बात करें हम लोग, तो फॉरेस्ट कैटेगरी में देखना है हमें, 3 तरह का फॉरेस्ट कैटेगरी होती है झारखंड में। कौन कौन सा? कंपोज्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। पहले वाले को रक्षित वन कहते हैं, फिर संरक्षित वन कहते हैं, और फिर अवर्गीकृत वन कहते हैं। कंपोज्ड फॉरेस्ट क्या होता है? कंपोज्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है, मैं जूम करके आपको इसका नोट्स दिखा देता हूँ, सॉरी। कंपोज्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है कि जिसमें कुछ शर्तों के साथ या फिर कुछ परमिशंस के साथ वहाँ के उस फॉरेस्ट के आसपास के लोगों को इजाज़त होती है, या तो लकड़ियाँ ला सकते हैं या फिर अपने पशुओं को चरा सकते हैं, अपने कैटल्स को वहाँ पर चरा सकते हैं। लेकिन ये परमिशन लेने के बाद, बिना परमिशन के ये भी अलाउ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कोई एरिया है कवर कर रही है तो वो कंपोज्ड फॉरेस्ट ही करती है। वो 81% ऑफ द झारखंड का जितना फॉरेस्ट है उसका 81% जो फॉरेस्ट है वो कंपोज्ड फॉरेस्ट में ही आता है, यानी कि रक्षित वन में ही आता है। और ये 81% कितना हो जाता है, तो लगभग 19,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, रक्षित वन या फिर कंपोज्ड फॉरेस्ट। दूसरा बात करें अगर हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, तो यहाँ पे ये कंपोज्ड फॉरेस्ट की तरह नहीं है। यहाँ पे किसी से भी परमिशन लेकर के कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। मतलब जंगल में टोटल का टोटल बैन होता है, फुल ऑन बैन। किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, ना लकड़ी ला सकते हैं वहाँ से, ना आप वहाँ पे कैटल्स को आप चरा सकते हैं। तो ये होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और ये कुल एरिया इसका है वो 4,387 किलोमीटर स्क्वायर जो टोटल फॉरेस्ट है, उसमें से 4,387 किलोमीटर स्क्वायर जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। और ये 18.5% ये इसको बनाता है, 18.5% इसके अगर परसेंटेज में हम लोग देखें तो। अगर इसकी एरिया की बात करें हम लोग, तो पोराहाट और कोल्हान एरिया जो है उनके फॉरेस्ट मेनली आते हैं इस रीजन में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कौन कौन से आते हैं, ये हो सकता है पूछा जाए, पोराहाट और कोल्हान का एरिया। अच्छा, इधर वाले में मैंने बताना भूल गया आपको, कंपोज्ड फॉरेस्ट में हजारीबाग का फॉरेस्ट मेनली रूप से आता है। इसके बाद गढ़वा, पलामू और रांची के फॉरेस्ट भी कंपोज्ड फॉरेस्ट में आते हैं। अगर हम लोग इधर बात कर ले अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की, तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट उसे कहते हैं जो कि ना तो कंपोज्ड फॉरेस्ट है या फिर ना ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। कहने का मतलब है ना ही रक्षित वन है ना ही संरक्षित वन है। और इन दोनों के वन के अलावा जो वन है, इन दोनों के अलावा जो फॉरेस्ट है उसे कहते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट या फिर अवर्गीकृत फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। ये टोटल बहुत ही कम है, ये 0.14% है। और कुल मिलाकर के अगर एरिया वाइज देखें तो ये 33 किलोमीटर स्क्वायर का ही सिर्फ और सिर्फ एरिया है। सबसे बड़ा जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का एरिया है वो साहिबगंज में है। सबसे बड़ा
अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का एरिया है जो वो कहाँ, साहिबगंज में। उसके बाद वेस्ट सिंहभूम में, दुमका में और हजारीबाग में भी कुछ क्षेत्र हैं। इन सब क्षेत्र में भी कुछ कुछ एरिया हैं जो कि अनक्लासिफाइड में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ पे आता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रख लें। सबसे बड़ा कहाँ पे आता है, तो साहिबगंज में आता है। आगे देखते हैं हम लोग फटाफट, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ मैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ऑन एन ब्रॉड रूप में क्लासिफिकेशन 5 तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। किसी भी फॉरेस्ट को क्लासिफाई 5 तरीके का फॉरेस्ट होता है। कौन सा, मॉइस्ट ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल और माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट और माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट। तो हमारे जो झारखंड में है वो ये दोनों टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल और ड्राई ट्रॉपिकल। और इन दोनों के बारे में हम लोग अगर देखें तो पहला क्या बताया है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ये वर्ड्स इधर उधर हैं, सिर्फ इसे कोई टेंशन नहीं लिखने हैं। यहाँ पे एक डेसिडियस भी वर्ड जोड़ा जाता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इन दोनों का क्या मतलब है? ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय। एक सवाल आता है, मैं यहाँ पे आपको पूछता हूँ एक सवाल कि हमारे जो झारखंड की है उसकी क्लाइमेट किस तरह की हो, किस प्रकार की है? तो आप इसे आंसर करें, देखें क्या आपको आता है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है, इसमें वो वैसे फॉरेस्ट है ना, इस तरह के फॉरेस्ट कौन से एरिया में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये उन एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब अच्छी खासी रेनफॉल जहाँ पर होती है वहाँ पर ये उन एरिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वैसे भी झारखंड में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है वो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये सवाल आया हुआ है, पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखें। झारखंड में एवरेज रेनफॉल की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट कौन से एरिया में पाई जाती है? जहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है। एक बात बस ये याद रखें, कौन सी, कैसी अच्छी? तो 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी ख़राब होती है, मतलब 120 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जहाँ पर होगी वहाँ पे उन एरिया में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में लंबे ट्री, टॉल ट्रीज पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल ड्राई में, ड्राई वाले में बुशेस, झाड़ियाँ या फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे, इस तरह के घास या बुशेस कहते हैं कि उन तरह का, वैसे फॉरेस्ट में उन तरह के पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है। उसके बाद 3% है, देखिए मॉइस्ट फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3% ही है झारखंड में। मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है वो 93% फॉरेस्ट एरिया है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। 3% एरिया में जो फॉरेस्ट है यानी कि मॉइस्ट फॉरेस्ट है उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? लंबे पेड़ मैंने बात करी तो साल का पेड़, जो सकुआ का पेड़ होता है बहुत लंबा होता है। शीशम का पेड़, ये भी बहुत लंबा होता है। जामुन का पेड़, ये भी लंबा होता है। महुआ का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। पाम, ताड़ का पेड़ तो आप जानते हैं कि कितनी बड़ी होती है। तो ये सब पेड़ पाए जाते हैं कौन से? तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में। याद रखना है आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस के बारे में क्या, कि 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये रेनफॉल होती है, लंबे ट्रीज पाए जाते हैं इसमें। ये सिर्फ 3% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट है झारखंड में। इसमें पाए जाने वाले पेड़ हैं साल, शीशम, जामुन, महुआ, पाम ट्री एटसेट्रा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, हमें लगता है कि किंग ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट इसे कहा जाता है। क्यों? डेसिडियस फॉरेस्ट में तो 2 हैं, एक मॉइस्ट एक ड्राई, लेकिन किंग इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, बहुत ही टॉल ट्री पाए जाते हैं, यही एक रीज़न है। अब अगर हम लोग ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो वो इन एरियाज़ में पाया जाता है मेनली संथाल परगना में, धनबाद में, गिरिडीह, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, इन सब क्षेत्रों में। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत कम क्षेत्र हैं जिसमें मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे इस वाले ग्राफ में, आप ग्राफ बोलता हूँ, इस वाले मैप में आप देखिए कि जो भी ब्लैक से पेंट किया हुआ है ना, जो ब्लैक से स्केच किया हुआ, ब्लैक मार्क किया हुआ जो पोर्शन है वो है हमारा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और जो भी वाइट कलर का पोर्शन है, मतलब ये सब कौन सा है? तो ये है हमारा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब जहाँ पे मेनली उन जंगलों में बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, घास होते हैं बड़े बड़े, बस
उन सब का संख्या ज़्यादा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग ट्रीज़ इन झारखंड। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि झारखंड में कौन कौन से तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक पेड़ यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, साल या फिर सखुआ का पेड़। ये स्टेट ट्री इसको बोला जाता है। ये राजकीय वृक्ष भी है, मतलब राजकीय वृक्ष समझते हैं ना, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय जानवर, ये सब होती है ना, वैसे ही स्टेट ट्री है कौन सा, वो साल या सखुआ। सरई फ्लावर क्या होता है कि साल में या सखुआ में जो फूल लगते हैं उसी को सरई फ्लावर कहते हैं। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। दूसरी बात कि इन फूलों के बाद जो सीड्स होती है ना, इन फूलों से जो सीड्स निकलती है, उसके बाद फूल के बाद सीड्स दाना बनेंगे ना, उन दाना से जो तेल निकाला जाता है उसको कुजरई तेल कहा जाता है। कुजरी तेल, कुजरी या कुजारी तेल आपको याद रखना है, बस ऐसे ही। क्या याद रखना है, साल से आया सारई फ्लावर, सरई फ्लावर से आया सरई का सीड्स जिससे कि निकलता है कुजरी ऑयल। अब ये साल ट्री की लकड़ियाँ किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, तो फर्नीचर, ट्रेन्स, बोगीज़ है ना, ट्रेन के डब्बे बनाने के लिए। और ट्रेन के डब्बे के साथ साथ ट्रेन की पटरियों में, ये बहुत ही मजबूत होती हैं लकड़ियाँ इनकी, ट्रेन की पटरियों में जो लकड़ी बिछाई रहती है उसको भी पहले के ज़माने में, अब तो सीमेंटेड वो रहती है, स्लैब्स जिसको कहते हैं, स्लैब्स ऑफ रेल है ना, स्लैब्स ऑफ रेल, लेकिन वो पहले लकड़ियाँ की होती थी तो वही उसको भी बिछाया जाता था। महुआ के बारे में अगर बात करें तो ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुड होता है, बहुत ही, मोस्ट नहीं कह सकते हैं आप, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुड होता है, लेकिन इसकी है ना, इसके जो फ्लावर से इसके क्या बनते हैं, वाइन बनते हैं। इसके जो फल होते हैं उसके वेजिटेबल बनते हैं, और इसकी जो सीड्स होती है उसका ऑयल बनता है, तेल बनता है। तो आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को। जामुन ट्री की बात करें तो जामुन ट्री की एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इसको, जामुन ट्री के लकड़ी को पानी में भी बहुत दिनों तक रखने से, बहुत सालों तक रखने से ये लकड़ी सड़ती नहीं है, और यही इसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाता है कि ये पुराने ज़माने में आप देखेंगे, अगर गाँव में खेतों की ओर जाएंगे तो उनमें जो कुएँ बने होते थे, गाँव में जो कुएँ बने होते हैं उसमें लकड़ियाँ दी होती हैं नीचे में, तो उन सपोर्ट को वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये स्टैंड्स के लिए, या फिर बार जैसा वो लगाया हुआ होता है कुओं में, उनके लिए यूज़ किया जाता है जामुन के ट्री के लकड़ियाँ। सीड्स इनका मेडिसिन पर्पस के लिए यूज़ होता है। लाह, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लाह का ट्री या फिर लाह का खेती, क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में भी आता रहा है, तो इससे सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाह कौन है पूरा इंडिया में, कौन है, तो वो झारखंड है ना। 50% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ झारखंड से होता है। इसके लिए जो फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए लाह के प्रोडक्शन के लिए, तो वो होना चाहिए, लाह के प्रोडक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशन, वो क्या क्या होनी चाहिए, तो वो रेन होना चाहिए 150 सेंटीमीटर से कम, 12 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होनी चाहिए, और 350 मीटर एबव सी लेवल, वो ग्राउंड जो है, जिस ग्राउंड में लाह की खेती करेंगे वो 350 मीटर ऊपर होना चाहिए समुद्र के लेवल से, सी लेवल से। तो ये तीन चीज़ें, क्या, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए, 12 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होनी चाहिए, और 350 मीटर एबव द सी लेवल होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशन है। अब लाह का अगर टाइप देखें तो इसमें से सवाल एक पूछा गया है, यह पूछा गया है तो पूछा जाएगा भी, और भी कुछ ना कुछ उसी में ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि लाह ट्री 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, तो वैसाखी लाह, जेठवी लाह, कार्तिक लाह और अघनी लाह। ये 4 तरह का होता है, वैसाखी लाह, जेठवी लाह, कार्तिक लाह और अघनी लाह। वैसाखी लाह सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, वो कितना, 80% ऑफ द लाह सिर्फ और सिर्फ वैसाखी लाह होती है। अगर हम लोग
अब देखिए लाह का इतना प्रोडक्शन होता है हमारे स्टेट में, झारखंड में अगर, तो झारखंड में इस लाह के प्रोडक्शन को देखते हुए यहाँ की सरकारें ने एक दिमाग लगाया है कि चलो इसी में क्यों नहीं, क्या करते हैं हम लोग, ये पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लाह का, तो इसको हम लोग रोज़गार में बदलते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम था क्या, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। किस लिए बनाई गई फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, इसलिए बनाई गई कि लाह की खेती से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उस पर फोकस करने के लिए। और ये कब बनाया गया, 2014-15 में बनाया गया। और ये इसकी कमेटी की कितनी संख्या थी, तो 1750 नंबर ऑफ कमिटीज़ बनाई गई। कौन सी कमेटी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। कब बनाई गई, 2014-15 में। कितना नंबर ऑफ कमेटी था, 1750 था। और किस लिए बनाई गई, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द फील्ड ऑफ लाह फार्मिंग। लाह फार्मिंग के बारे में अगर इतना ही देख लिए, अगर लाह फार्मिंग अगर हमारा स्टेट में झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है पूरा, तो इसमें रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होंगी। अब उन रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कौन करेगा, तो वही करेगा कौन, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि नामकुम में है, रांची में, रांची के नामकुम में स्थित है। और इसकी स्थापना कब करी गई, तो 1924 में। 1924 से ये चल रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि लाह रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज़ करती है। एक वर्ड और यहाँ पे जान लीजिए अब कि लाह किससे आया, तो लाच से आया, और वो कहाँ है, संस्कृत वर्ड है। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें कि झाम क्या लिखा हुआ है, झाम को फेड, है ना, ये एक ऐसे ही बीच में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। झाम को फेड के बारे में पूछा जा क्या सकता है, इसकी फुल फॉर्म तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बेसिकली ऑब्वियसली आपको जानना ही है कि इसका मतलब क्या होता है। तो झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, कितनी बड़ी इसकी डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म है। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है कि झामको फेड की फॉर्मेशन कब हुई, तो 2007 में हुआ। इसको असिस्ट कितनी कमेटियां करती हैं, तो 88 हेल्पिंग कमेटी है ये झामको फेड के लिए। झामको फेड के लिए कितनी असिस्टिंग कमेटी है, तो 88 है। कब फॉर्मेशन हुआ, तो 2007 में हुआ। वाइल्ड सिल्क की अगर बात करें, जिसका हिंदी में नाम होता है तसर रेशम, वाइल्ड सिल्क की बात करेंगे तो हिंदी में इसका क्या नाम है, तसर रेशम। ये इस मामले में भी झारखंड क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरा इंडिया में, पूरा कंट्री में। 60% ऑफ द तसर रेम इज प्रोड्यूस ओनली इन द झारखंड, झारखंड में ही प्रोड्यूस होता है सिर्फ। अगर वाइल्ड सिल्क रिसर्च सेंटर की बात करें तो नगड़ी, रांची के नगड़ी में वाइल्ड सिल्क रिसर्च सेंटर है, जो कि स्थापित किया गया किससे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया। इसी में अगर हम लोग झारक्राफ्ट की बात करें तो झारक्राफ्ट में क्या है कि झारखंड सिल्क टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, ये 2006 में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा बनाया गया। किसके, झारक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा बनाया गया। और इसी के तहत पूरे राज्य में 4 डिस्ट्रिक्ट में सिल्क पार्क बनाए गए। क्या बनाए गए, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये तो कितने डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए सिल्क पार्क, किसके कौन से स्कीम या फिर कौन से योजना के अंदर बनी है, तो झारक्राफ्ट, है ना। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बड़ी चांद में, तो रांची, गिरिडीह, जसीडीह और खरसावां। जसीडीह यानी कि देवघर में, तो रांची, गिरिडीह, जसीडीह और खरसावां, इन 4 जगह पे बना हुआ है क्या, सिल्क पार्क। अब ये इम्पॉर्टेंट ट्री थी जो अभी तक हम लोग देखे हैं। इसके अलावा जो ट्रीज़ पाए जाते हैं झारखंड में वो सिस्को, टीक, सिस्को यानी शीशम, टीक यानी सागवान, और सेमल यानी सेमल, सेमल यानी सेमल। इसमें क्या होती है ना, कॉटन की वो रुइयाँ निकलती हैं इसमें, ठीक है, कॉटन्स निकलते हैं, रुई निकलती हैं इसमें। गम्हार, मैंगो, जैक फ्रूट, केंदू, बम्बू, ये सब और भी बाकी ट्रीज़ हैं जिसमें झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़ की अगर बात कर ले हम लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहला, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है हमें लगता है,
सबसे पहले जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करी गई है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात सबसे पहले कब हुई, तो 1882 से 1885 के बीच में हुई। और किसके द्वारा, तो जेएफ हैबिट के द्वारा। याद रखेंगे तीनों चीज़। सबसे पहले फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कब हुई, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात 1882 से 1885 के बीच में जेएफ हैबिट के द्वारा की गई। नाइनटीन 85 से 86 के बीच में क्या था, एक डाटा है यहाँ पे, ऐसा ही मैंने लिख दिया है कि 1985 टू 86 के बीच में अगर देखा जाए तो 42% ऑफ द झारखंड एरिया ऑफ द झारखंड वेयर फॉरेस्ट ओनली। मतलब जो झारखंड है उसका 42% एरिया में सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट था। 1985-86 की बात कर रहे हैं हम लोग, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। लेकिन अभी क्या है कि अभी हालत ये है कि ये घट करके पहुंच चुका है 30% में। लेकिन अभी फिर रफ्तार, घटने की रफ्तार कम हो गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अचीव हो जाए कितना, तो 33% तक एटलीस्ट। अभी 30% है। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं, जंगलों को बचाने के कौन कौन से स्कीम्स है या फिर उनको बढ़ाने का कौन कौन सा स्कीम है, तो उसके बारे में हम लोग फटाफट जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें पढ़ना है मुख्यमंत्री जन वन योजना। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना है, आपको पता होगा। ये मुख्यमंत्री जन वन योजना है, याद रखने में कोई तकलीफ नहीं है। ये लॉन्च करी गई कब, 2015-16 में लॉन्च करी गई है। और इसमें बोला गया कि वैसे फार्मर जिनके पास 0.5 एकड़ यानी आधा एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक ज़मीन है वो एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर। अब इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है तो ये इस स्कीम में है क्या खास बात, तो इस स्कीम में खास बात ये है कि इस स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो प्रोवाइड करती है इंसेंटिव। किस लिए पैसा देती है वो फार्मर्स को, वो किस लिए देती है, तो प्लांटेशन के लिए, उनके अपने ज़मीन में प्लांटेशन पेड़ लगाने के लिए देती है, ताकि जंगलों की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जा सके। अच्छा, ये तो दे देती है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि उन पेड़ों का ओनरशिप भी उन फार्मर्स को ही देती है, तो ये अच्छी बात है उनके लिए, है ना। अब 2015-16 में ये बनाया गया, 15-16 में बनाया गया ये झारखंड जन वन योजना। और ये 15-16 में बनाने के बाद 18-19 में फिर से इसको रिवाइज़ किया गया और इसमें इंसेंटिव जो भी पहले दी जाती थी उसको बढ़ा करके 75% इंसेंटिव कर दिया गया। और साथ ही साथ बोला गया कि जो भी मेंटेनेंस में 3 साल के उन पौधों, उन पेड़ों को लगाने के बाद जो 3 साल तक का मेंटेनेंस का खर्च आएगा वो भी गवर्नमेंट ही देगी, स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। 75% मतलब समझ लीजिए, अगर किसी को 100 रुपये लगाने पड़ रहे हैं पेड़ लगाने के लिए तो उसमें 75 रुपये सिर्फ सरकार दे देगी, उसे लगाना सिर्फ 25 रुपये है। और उसमें मालिकाना हक भी होगा उस पेड़ पे उसी फार्मर का जो लगाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की योजना है। आगे देखें अगर हम लोग, तो इसी योजना में नहीं है, लेकिन एक पॉइंट बस ये समझना है आपको कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट का कार्य करने के लिए, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए या कुछ भी सड़क बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए, नॉन फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट, मतलब फॉरेस्ट लगाना भी एक डेवलपमेंट हो सकता है कि फॉरेस्ट लगाने के लिए प्लांटेशन कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन नॉन फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट किसी फॉरेस्ट प्रोडक्ट या फिर इकोसिस्टम को हार्म करती है या हटाती है, सिंपल समझिए कि अगर जंगल काटती है किसी डेवलपमेंट के लिए, नॉन फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, तो उस केस में उस स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को उसके बराबर का पेड़ लगाना होता है ना, उसके बराबर की इकोसिस्टम तैयार करनी होती है। और उन इकोसिस्टम पेड़ लगाने के लिए जो खर्च आएगा, जो फंड चाहिए होगा, वो फंड स्टेट गवर्नमेंट यूज़ कर लेती है किससे, तो एडहॉक कैंपा से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी करी जा रही है ये फंड। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने काट दिया जंगल भी और यहाँ से फंड भी उसको लगाने के लिए कौन दे रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एडहॉक कैंपा कहते हैं। एडहॉक कैंपा का मतलब आप समझ लीजिए कि फंड एलोकेटेड बाय
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कैंपा का मतलब होता है कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब कि एफॉरेस्टेशन जंगलों के को लगाने के लिए, डिफॉरेस्टेशन होती है क्या, जंगल की कटाई, एफॉरेस्टेशन क्या, जंगल को लगाना, जंगल को लगाने के लिए जो खर्च आते हैं, जो पेड़ खरीदने के लिए या फिर उसमें जो मेंटेनेंस के लिए उसको जो खर्च आते हैं, उसके फंड को मैनेजमेंट के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, उसी को कैंपा कहते हैं। और अगर इसमें एडहॉक लगा दिया जाए तो उसमें जो फंड देगा वो देगा, एडहॉक कैंपा में कौन फंड देगा, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, नदी महोत्सव एंड वृहद वृक्षारोपण, एक सेकंड, हाँ, नदी महोत्सव एंड वृहद वृक्षारोपण अभियान। और ये चला कब से कब, ये एक अभियान था और ये चला कब से कब, बस ये याद रख लीजिए अभी आप, हम आपको समझाते हैं बाकी। 2 जुलाई 2019 से लेकर 2 अगस्त 2019, मतलब एक महीने का पूरा ये प्रोग्राम था, अभियान था, जिसके तहत नदी महोत्सव, थोड़ी थोड़ी नदी वदी समझ आ रहा है, वृक्षारोपण समझ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस अभियान के तहत झारखंड सरकार ने एक ऐसा ये बनाया कि झारखंड में जो नदियों के कारण सॉइल इरोजन होता है, मतलब नदियाँ में बाढ़ आती हैं तो नदी के किनारे के ज़मीनें कट जाती हैं, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। तो उसको बचाने के लिए उसने क्या करा है झारखंड सरकार ने कि 24 रिवर बैंक ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है, और 24 डिस्ट्रिक्ट के 24 रिवर बैंक्स में, मतलब उनमें जो 24 नदियाँ हैं उनके नदियों के किनारे में पेड़ लगाने की ठानी, और 140 किलोमीटर तक पेड़ लगाया गया। और टोटल पेड़ की संख्या कितनी थी, तो 15.3 लाख ट्री लगाया गया। समझ गए आप इस अभियान को। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें सारा इम्पॉर्टेंट बात है ना, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट बात है कि 2019 में दो जुलाई 2019 से 2 जुलाई 2020 अगस्त 2019 तक झारखंड सरकार ने एक अभियान चलाया जिसमें कि झारखंड के 24 ज़िलों के 24 नदियों के किनारे पेड़ लगाना था उन्हें, और पेड़ों की संख्या कितनी थी, तो 15.3 लाख पेड़ लगाए गए हैं और 140 किलोमीटर तक पेड़ लगाए गए हैं। अच्छा, मैक्सिमम ट्रीज कौन से डिस्ट्रिक्ट के नदी के किनारे लगाई गई, तो जमशेदपुर एंड रांची, कितना ट्री, 1.35 लाख ट्री। और धनबाद फिर इसके बाद आता है, धनबाद में 1.09 लाख ट्री लगाया गया। अगर बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन झारखंड की बात करें कि कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं झारखंड में, तो इसमें सबसे पहला आता है एक एक्ट जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कानून बनाया गया। 2002 में पार्लियामेंट ने इस कानून को बनाया, और इस कानून में जो प्रोटोकॉल थी उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए झारखंड गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी सेटअप की, एक बोर्ड सेटअप किया जिसका नाम था झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। क्या नाम था, झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ये किसके तहत बना, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर सेंटर की एक स्कीम थी, सेंटर की एक स्कीम बोलता हूँ, सेंटर का एक लॉ कानून था। अब इसी जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, उस कानून में जो सेक्शन 14 है उसमें ये भी चीज़ दिया हुआ है कि हर एक लोकल बॉडी, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी है, उनको क्या करना है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनानी है, जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है BMC बनानी है। कहाँ पे BMC बनानी है, सवाल पूछ सकता है कि कौन सा सेक्शन में लिखा गया है बायोडाइवर्सिटी एक्ट के, तो वो लिखा गया है सेक्शन नंबर 41 में। अच्छा, अब इतनी BMC बनानी है तो लोकल गवर्नमेंट तो बहुत होंगे, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ग्राम मुखिया, ये सब लोकल गवर्नमेंट में आ गए। तो टोटल ऑफ 4684 BMC झारखंड में बनाए गए हैं। अब झारखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम बेतला नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है, और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। 11 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं।
बेतला नेशनल पार्क है एक नेशनल पार्क, जो कौन सा है वो बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सवाल हमेशा आते हैं, आज भी इस बार भी आने वाले हैं। बेतला नेशनल पार्क का फाउंडेशन कब हुआ, इसको कब स्थापना, इसकी स्थापना करी गई कब, तो 1986 में करी गई। है कहाँ, लातेहार में है। टोटल एरिया कितना कवर करता है, तो 230 किलोमीटर स्क्वायर करता है रफली। एग्जैक्ट डेटा क्या है, 231.6 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। 1932 में जो था, देखो ऑफिशियली रूप से 86 में इसको बनाया गया, ठीक है, लेकिन 1932 में क्या है कि पूरी दुनिया की सबसे पहले लायन सेंसस, मतलब शेरों की गणना करी गई, वो कहाँ पे करी गई, तो बेतला में ही करी गई है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। 1973 से 1974 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर नाम करके वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया। 1991 से लेकर के 1992 तक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया, जो कि दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं प्रोजेक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए गए है ना। बाद में क्या किया गया कि इसी सब को स्पेशल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्जन कर दिया गया, जिसका नाम हो गया बाद में पलामू टाइगर रिजर्व और सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, जो कि अभी डालमा में है। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है ईस्ट सिंहभूम में है। ईस्ट सिंहभूम में एलिफेंट रिजर्व है, जो डालमा, एक्चुअली ईस्ट सिंहभूम में ही सिर्फ नहीं है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, तीनों में मिला करके ये डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पलामू टाइगर रिजर्व बाद में कन्वर्ट हो गया और एक सिंहभूम में एलिफेंट रिजर्व बन गया, ठीक है। बेतला के बारे में अगर हम लोग फुल फॉर्म देखना चाहें तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड एक्सिस, ठीक है। अब थोड़ी हम लोग पढ़ लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, फटाफट देख लेते हैं इसमें से क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो एक जो है पलामू का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पूरे झारखंड में किसी एक स्टेट में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कौन सा है, पलामू का, है ना। पलामू का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट इन द स्टेट। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, तो उधवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सबसे छोटा है। उधवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, ये फेमस किस लिए है, तो फेमस फॉर साइबेरियन माइग्रेंट बर्ड्स, फेमस फॉर साइबेरियन माइग्रेंट बर्ड्स के लिए ये फेमस है। डालमा, अगर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, डालमा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, तो ईस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां के कुछ एरियाज़ में मिल करके ये बने हैं। और ये एरिया लगभग हो जाता है कितना, तो 13,440 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 13,500 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ डालमा। लेकिन मैंने आपको बताया कि पलामू सबसे बड़ा है, जिसकी जो एरिया कवर करती है 794 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्यों बड़ा हो गया, ये इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में, पलामू में है। लेकिन डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। आज के ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला करके इसकी एरिया पड़ती है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट क्या दिख रहा है आपको कि हल्दी पहाड़ी, अचानक से ये कहाँ से आ गया, हल्दी पहाड़ी है। हल्दी पहाड़ी पहाड़ नहीं है, सबसे पहली बात, ये एक लेक है, ये एक झील है, जो कि कहाँ है, धनबाद के तोप चांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में एक झील है, उसी का नाम है हरी पहाड़ी, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो अभी इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वो ये थी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखने से अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने क्या बताया कि ईस्ट सिंहभूम में है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये सबसे बड़ा है अगर तीनों स्टेट को मिला दिया जाए तो, है ना। यहाँ पे एलिफेंट, लियोपार्ड और डियर है, ठीक है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए ईस्ट सिंहभूम, यहाँ का एरिया जो लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट सिंहभूम का लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट सिंहभूम का लिखा हुआ है।
चलिए, ये 1976 वाले को सबसे पहले याद रखिए। यहाँ पे 1976 है, यहाँ पे 1976 है, यहाँ पे 1976 है, यहाँ पे 1976 है, और एक यहाँ पर भी 1976 है, इतना याद रखना है। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976, कोडरमा वाइल्ड लाइफ, सॉरी एक और यहाँ पर शायद ये गलत लिखा है क्या, नहीं चलिए वो नहीं लिखा है, गलत। कोडरमा 1976 ये भी हो गई। और महुआ डांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी 1976, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी 1976, ठीक है। डालमा में जो मेनली जो पाए जाते हैं, डालमा को मैंने बताया कि एलिफेंट रिजर्व भी बनाया गया है उसमें, तो एलिफेंट, लियोपार्ड और डियर ये मेनली इस तरह के यहाँ पे पाए जाते हैं। है कहाँ पर? ईस्ट सिंहभूम में है। ईस्ट सिंहभूम में कितना एरिया है इसका? तो 193.22 किलोमीटर स्क्वायर। कब बनाया गया? तो 1976 में बनाया गया। अब देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कोडरमा में है। इसको कब बनाया गया? तो 1976 में बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया? 1976 में बनाया गया। उसके बाद हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है ऑब्वियसली। 1976 में इसको भी बनाया गया। यहाँ पर लियोपार्ड, डियर और सांबर पाए जाते हैं, ठीक है। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो 1985 में बनाया गया कोडरमा में, और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप है ये। लियोपार्ड, सांबर, डियर पाया जाता है। 1976 की अगर एक और बात करेंगे तो महुआ डांड बनाया गया, जो कि लातेहार में है, जिसकी एरिया 63.25 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे बियर, वुल्फ, और ये वुल्फ सेंचुरी भी नाम से जाना जाता है। तो वुल्फ सेंचुरी से पूछ सकता है कि कौन है, तो महुआ डांड या फिर वुल्फ सेंचुरी कहाँ पर है? तो लातेहार में है ना। कब बनाया गया? तो 1976 में बनाया गया। लावा लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो लावा लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये चतरा में है, और ये 78 को बनाया गया। आगे देखते हैं। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 को बनाया गया। 794 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है इसकी एरिया है, पलामू में है, और ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। एलिफेंट, सांबर दो यहाँ पर मुख्य ये पाए जाते हैं। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है? 1919 में बनाया गया। गुमला में है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लियोपार्ड, फॉरेस्ट, बियर ये दो चीज़ पाए जाते हैं यहाँ पे मुख्यतः। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिरिडीह में है। इसको बनाया गया 1981 में। यहाँ पर लियोपार्ड, सांबर, डियर, नीलगिरी ये सब जानवर मेनली रूप से पाए जाते हैं। तो चांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये कहाँ है? तो धनबाद में है। कब बनाया गया? 1978 में बनाया गया। 8.75 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। लियोपार्ड, डियर, फॉरेस्ट बियर इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। ये सब जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। उदवा लेक ये इंपॉर्टेंट है। उदवा लेक किस लिए फेमस है? तो उदवा लेक इसलिए फेमस है कि यहाँ पे माइग्रेंट आते हैं, साइबेरियन जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो आते हैं। 1991 में बनाया गया इसको। मात्र 5.65 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है ना, और साहिबगंज में है ये। तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है आपसे, सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा? तो उदवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अदर इम्पॉर्टेंट सेंचुरी की बात करें, बेसिकली ये अदर इम्पॉर्टेंट सेंचुरी नहीं है, ये बर्ड सेंचुरी है। तो तिलैया बर्ड सेंचुरी है जो कि कोडरमा में है। कोडरमा में कौन सा है? तिलैया बर्ड सेंचुरी। तेनूघाट बर्ड सेंचुरी जो कि बोकारो में है। उसके बाद चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी वो भी बोकारो में है। ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी वो सरायकेला खरसावां में है। और बैट सेंचुरी वो कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में है ना। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल गार्डन सेंटर के बारे में अगर देखें तो ये कहाँ कहाँ है? बायोलॉजिकल गार्डन सेंटर है बिरसा भवन। इसमें से दो देखो यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए आप लोग जो सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। बिरसा भगवान बायोलॉजिकल गार्डन सेंटर, इसकी स्थापना 1954 में हुई और ये कहाँ पर है? ओरमांझी
रांची में, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? तो बोकारो में है, टूरिस्ट प्लेस है ये। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, ये कब बनाया गया? 1987 में, और है कहाँ? तो मुत्ता और रुक्का में, ठीक है। बिरसा डियर पार्क कहाँ पर है? तो कलमाटी और खूंटी में है। वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, सेकेंड वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन द ईस्टर्न इंडिया एंड द फर्स्ट इन द झारखंड, वो कहाँ है? ओरमांझी में है एंड रांची में है। एंड रांची में नहीं, मतलब रांची के ओरमांझी में है, ठीक है। और बायोलॉजिकल पार्क जू कहाँ पर है? तो ये ओरमांझी के चकला में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने बता रहा था आपको, उसको अगर हम लोग डायग्राम से देखना चाहें, डायग्राम कहने का मतलब है कि अगर मैप से देखना चाहें तो देखिए इस मैप में पूरी तरह से दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जूम कर देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, उधवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या था ये? सबसे छोटा था, याद है आपको? 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर स्क्वायर था, है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे साइबेरियन बर्ड जो आते थे वो माइग्रेंट बर्ड्स। उसके बाद इधर से नीचे आते जाइए, सबसे पहले मिलेगा गिरिडीह। गिरिडीह में कौन सा है? पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पारसनाथ पहाड़ भी गिरिडीह में है, और पारसनाथ पहाड़ से भी सवाल आते हैं कितनी ऊंचाई है उसकी। उसके बाद यहाँ पे धनबाद में देखिए गिरिडीह के सटे हुए, यहाँ तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गिरिडीह से अगर साइड में हटते हैं थोड़ा सा तो कोडरमा आता है। कोडरमा में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम क्या है? गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आइए हजारीबाग में है। कोडरमा का देखिए दुर्भाग्य क्या है, कोडरमा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका गौतम बुद्धा नाम है, और जो हजारीबाग में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा क्या है? कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, एक हजारीबाग, दूसरा कोडरमा, ठीक है। सॉरी इस एग्जाम्पल में ये, इस वाले मैप में ये गलत दी गई है। यहाँ पे कोडरमा में ही है आपका कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कोडरमा में ही है एक और, वो जिसको हम लोग बोलते हैं तिलैया बर्ड्स सेंचुरी। तिलैया बर्ड सेंचुरी भी कोडरमा में ही है, ठीक है। हजारीबाग में कौन सा हुआ? एक हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद अगर बढ़ते हैं चतरा में, तो चतरा में कौन सा है? तो चतरा में लावा लॉन्ग है। चतरा में कौन सा है? लावा लॉन्ग है। और उसके बाद और इधर आ जाइए तो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें जिसकी एरिया कितनी है? 794। फिर लातेहार में कौन सा है? लातेहार में व्हाट इज़ दिस? लातेहार में कौन सा है? तो महुआ डांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहीं पर बेतला नेशनल पार्क भी है लातेहार में ही, ठीक है। लातेहार में ही बेतला नेशनल पार्क है और महुआ डांड है। गुमला में क्या है? पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद और नीचे इधर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आता है ईस्ट सिंहभूम में, वहाँ पर क्या है? डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये मैप के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की। अब देखते हैं झार पार्क्स के बारे में। क्या है झार पार्क? देखिए झार पार्क का गठन किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, और इसके तहत क्या है ना कि बढ़ावा दिया जा रहा है कि पार्क का इस्टेब्लिशमेंट और पार्क का मेंटेनेंस किया जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्रम में आता है बिरसा मुंडा जियोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर? रांची में। मैक्सिमम तो रांची में है, एक हजारीबाग में है, सिल्ली में, जमशेदपुर और दुमका में। मैक्सिमम रांची में है, ध्यान रखिए। मतलब जो भी पार्क आ जाए, ठीक है। झार पार्क के अधीन या झार पार्क के अंदर कौन कौन से पार्क बनाए गए हैं या कौन कौन से पार्क का मेंटेनेंस होता है, तो मैक्सिमम पार्क तो रांची में बने हैं, ठीक है। या फिर कहाँ कहाँ बने हैं, बस याद रख लेना है आपको 2-3 जो रांची में नहीं है। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में, अंबेडकर पार्क सिल्ली में, और ये क्या है? घोड़ाबंधा थीम पार्क। व्हाट इज दिस? हाँ यही घोड़ाबंधा थीम पार्क, ये जमशेदपुर में है, और सिद्धो कानो पार्क ये दुमका में है। इसके ऊपर देख लेते हैं ऑक्सीजन पार्क रांची में, सिद्धो कानो पार्क एक रांची में है, नक्षत्र वन रांची में, श्री कृष्णा पार्क रांची में, दीनदयाल पार्क रांची में, बिरसा मुंडा जियोलॉजिकल पार्क रांची में।
तो ये सब थी जो कि ये 10 नंबर का अब कंप्लीट हो चुका है ये पूरा टॉपिक, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।